वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में तारों का निर्माण और उसका विकास किस रूप में, कैसे और किस स्तर पर होता है, और उससे संबंधित बहुत से टर्मिनोलॉजी जो प्रश्न में पूछे जाते हैं उस पर भी बात करेंगे। विभिन्न रूप क्या है, उससे संदर्भित सभी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे आदि तारा या प्रोटोस्टार, तारा स्टार, रेड ग्लैंड क्या होता है, रक्तदानव क्या होता है, श्वेत वामन क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, काला बोना या ब्लैक ड्वार्फ क्या होता है, सुपरनोवा तारा क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, कृष्ण वेबर। उसके बाद हम लोग कृष्ण आपको सीमा देखेंगे इसमें। उसके बाद हॉकिंग्स मक इसके संदर्भ में क्या है, ब्लैक होल के संदर्भ में, तो सभी पर चर्चा की जाएगी। और ये फिर देखिए आपको विकास है तो हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले सेशन में। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल है उसको शेयर कीजिए और विजिट कीजिए। वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं live.uktis.in पर, और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहाँ से डाउनलोड होगा, या तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर युक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको, तो आपको यहाँ बाई लैंग्वेज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्लासेज अवेलेबल है, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस पीटी प्लस मेन से रिलेटेड, और ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम को रिलेटेड आपको पीटी टेस्ट अवेलेबल है। यूपीएससी सीएससी बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। टारगेट बैच है यूपी पीसीएस 2023 टारगेट बैच, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ 69 बीपीएससी टारगेट बैच है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस कैप्सूल सीरीज इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस इसे भी आप लोग देख सकते हैं। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग है चल रहा है, वो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में तारों का निर्माण कैसे होता है, विकास क्या है। इससे पहले आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था कि कैसे चीज़ें कवर की जाएगी, इससे संबंधित प्रश्न क्या होगा। आप लोग को टॉपिक पहले ही बता दिया जाता तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो आपको रिवाइज करना या बताया जाता है। तो आप लोग कितने लोगों ने रिवाइज किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। ये क्लासेज रिकॉर्डेड जाता है, रीज़न इसके पीछे था लाइव क्लास में थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा था, जिसके कारण इसे समझने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए आपको रखा गया है। यह रिकॉर्डेड क्लास है, फिर जैसे ही सब चीज़ ठीक हो जाएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, तारों का निर्माण जब भी हम बात करेंगे, विकास बात करेंगे, तो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में आपको चीज़ें पहले से आप लोग को कवर कराया था, कुछ बातें याद होगा। निहारिका के संदर्भ में बात किया था ना, तो वहीं से फॉर्मेशन याद रखिएगा, इस तरीके से डेवलप होगा। तो याद रखिएगा, तारों का निर्माण में हम लोग उसके जब भी बात करेंगे तो इसका क्या हम लोग अर्थ समझते हैं, तो जीवन चक्र के संदर्भ में, जैसे मनुष्य का जीवन और मरण निश्चित है ना, वैसे ही किसी तारों का है ना, क्या है, जीवन और मरण निश्चित है। जो आज जन्म लिया है वो आने वाले किसी समय अंतराल के बाद क्या होगा, उसका मरण निश्चित है, मौत निश्चित है। वो अनेक प्रक्रियाओं से गुजरेगा। वो आप हम किसी भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम लोग अगर मानव के संदर्भ में देखें तो क्या होता है, पहले जन्म होगा, जन्म के बाद हम लोग युवा होते हैं, युवा के बाद क्या होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, और उसके बाद मौत होती है। यही प्रक्रिया है ना, मौत होगी। तो ऐसे ही तारों का भी निर्माण होगा, जन्म होगा, युवा अवस्था में आएगा तारा, और उसके बाद वो युवा प्रौढ़ावस्था में जाएगा, जहाँ पर ब्लैक होल जैसी प्रक्रिया प्रारंभ होगी, लाल रक्त होगा, इतना होगा, उसके बाद इसकी मौत हो जाएगी ब्लैक होल के बाद की प्रक्रिया के बाद, है ना। तो यही सेम प्रक्रिया है, बस मानव के जीवन कारण से समझिएगा तो बहुत आसान होगा चीज़ों को समझने में, ठीक ना। मैं यहाँ किसी शाब्दिक शब्द में नहीं जाना चाहता, बस अंतर यह है कि आपको जीएस के टॉपिक से चीज़ों को समझना केवल है ना, कि ताकि अधिक से अधिक हम पीटी और मेंस के क्या करें, मेंस के आंसर को लिख सकें। बस अंतर आपको यही ध्यान रखना है। आपको इस पर कोई स्पेशलिस्ट बनना नहीं है, आपको पीएचडी इस पर करनी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो जो चीज़ें आपको बताई जाएगी उसको हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे ही हम तारों के निर्माण में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। क्या है, पहले नेबुलास आपको मैंने आप लोग को बताया था, चर्चा किया था। उसके बाद लार्ज स्टार, स्मॉल स्टार होगा। और देखिएगा दोनों तरीके से मौत होती है। रेड सुपर जायंट होगा, रेड ग्लाइंट, आपको इस तरह तारे देख रहे निर्माण हो रहा होगा। अगर स्मॉल तारे के संदर्भ में, लार्ज स्टार के संदर्भ में देखते तो ऐसे। इसके बाद आपको क्या होगा,
एक्सप्लोड सुपरनोवा बनेगा, उसके बाद क्या होगा, न्यूटन स्टार बनेगा, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, ब्लैक होल के रूप में होगी, या न्यूटन स्टार बनेगा, उसके बाद ब्लैक ब्लैक होल हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर क्या होगा, नेबुला बन जाएगा, उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ के रूप में इसका क्रिएशन होता है, फिर प्रक्रिया सेम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा आगे ये कैसे होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस इस फिगर को ध्यान रखिएगा, आपको जब पेपर मिलेगा, स्लाइड मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों को बस रिकॉल करना है कि आगे हम इसी स्टेप पर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना? यही फॉर्मेशन है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तारों के निर्माण और मौत के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों को कवर करना है। इस स्लाइड में मैंने इस फिगर में शामिल करना को कोशिश किया हूँ कि तारों का निर्माण हम लोग कैसे करते होता है, कैसे चीज़ों को आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नेबुला की चर्चा मैंने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद डस्ट क्लाउड बनता है, धुंध बनता है, धूल बनता है, मैंने बात किया था ना। उसके बाद और भी यह होता है, बीच में आपको चीज़ें अस्तर हो जाते हैं, डार्क स्काई हो जाता है, उसके बाद चीज़ें होती है बन जाती है। फिर प्रोटोस्टार अर्थात जो आदि तारा का निर्माण होता है, संघनन चारों तरफ होता है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर अणु का निर्माण हो जाता है जिस तारे के रूप में जन्म लिया। मैंने नेबुला के संदर्भ में चर्चा किया था ना, बस फॉर्मेशन अभी तक याद रखिएगा। ये तीसरा स्टेट में जाएगा। चौथा में ड्राफ्ट, आपको ब्राउन ड्राफ्ट काला आपको तारा इसके रूप में छोटा सा तारा निर्माण के संदर्भ में आपको आएगा, नजर आएगा। उसके मेन सुपर आपको स्क्वायर स्टार नजर आएगा। उसके बाद स्टार का निर्माण की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर बड़ा स्टार है, रेड ज्वाइंट है, उसका एक पार्ट यहाँ दिखाया गया कैसे रेड ज्वाइंट आपको यहाँ पर होगा। तो रेड ज्वाइंट बहुत लाल हो जाएगा, बहुत तरीके से इतना तप्त हो जाता है, यहाँ से या तो जन्म हो जाता है या तो निर्माण हो जाता है। अगर इसका जन्म होगा तो व्हाइट ड्राफ्ट के तौर पर आपको देखिएगा आगे इतना चमकीला बनेगा कि पूरा वही जो लाल है, पूरा रक्त है, वो क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्लैक ड्राफ्ट होगा, देखिए ब्लैक ड्राफ्ट होगा और सुपरनोवा बनेगा, सुपरनोवा तारा बनेगा। फिर न्यूटन तारा बन के क्या होगा, ब्लैक होल के इतना ब्लैक होल हो जाएगा, उसके बीच के चारों तरफ प्रकाश रहेगा। ध्यान रखिए इस ब्लैक होल में, इस ब्लैक होल से क्या होगा, ना प्रकाश निकल सकती है ना कुछ भी निकल सकती है। वो अंत में ब्लैक होल की घटना के बाद उसका उस तारे का निर्माण जो इस प्रक्रिया के बाद निर्माण प्रक्रिया से बढ़ा था, ब्लैक होल होने के बाद वो समाप्त हो जाता है। आपको तारे का यही फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग एक स्लाइड और भी देख सकते हैं, सेम वही है, बस प्रक्रिया अलग अलग है। अगर लो मास स्टार क्रिएट होगा तो उसके लिए फॉर्मेशन देखिए ऐसे ही बनेगा, हाई मास स्टार बनने वाला तो उसके लिए फॉर्मेशन वही होगा, और दोनों आके क्या होंगे, ब्लैक होल की प्रक्रिया में ही जाके ज्वाइंट होगा। देखिए ब्लैक ड्वार्फ आपको ड्वार्फ के संदर्भ में याद रखिएगा, चीजें आपको होंगी, ब्लैक होल में ही जाके तारे का अंत हो जाएगा। यहाँ तक क्रिया समझ गया है। सुपरनोवा उससे पहले होता है, तो ये आपको क्या पूछ सकता है, आपको क्रम पूछ सकता है, कि क्रम भी पूछ सकता है तारों के निर्माण में, बनने के निर्माण में, तारों के निर्माण में कौन सा क्रम देखने को मिलता है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो नेबुला लिख देगा, उसके बाद आगे कुछ का नाम लिख देगा, जैसे रेड ज्वाइंट कर सकता है, रेड ड्वार्फ ज्वाइंट कर सकता है, उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ कर सकता है, या तो सुपरनोवा उसके बाद कर देगा, और उसके बाद ब्लैक होल कर देगा। इसी तरह एक कर देगा, दूसरा में क्या कर देगा, पहले ब्लैक होल कर देगा, या तो फिर इसका अपोजिट उल्टा लेके चला जाएगा निर्माण में। तो ये भी आपको सही है, तारों के निर्माण और विकास में आपको आरोही और अवरोही क्रम में पूछ सकता है। तो प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, बस प्रक्रिया ध्यान रखिएगा। एक प्रक्रिया पहले प्रारंभ होगी तो उसके बाद कौन सा, तो इस सर्किल को याद रखिएगा, जीवन भर काम देगा। जब तक आप अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा, सिखाइएगा, आने वाले जनरेशन को भी सिखाइएगा तो सीख सकता है। अब चलिए हम लोग आदि तारा अर्थात प्रोटोस्टार तारा क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब क्लासेज आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा होगा। और क्लास कैसा लगता है रिव्यू जरूर दीजिए क्लास के बाद, क्योंकि आपके रिव्यू से ही और लोग हमसे जुड़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। अगर कुछ स्पेशल आपको यूट्यूब पर मिल रहा है तो जरूर आप हमें प्रमोट कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे आदि स्टार प्रोटो स्टार क्या होता है। उससे पहले दो तीन टर्मोलॉजी है उसको हम लोग देख लेंगे। क्या देखेंगे कि आदि तारा निर्माण होने से पहले याद रखिएगा गैस धुंध की बात मैंने किया था ना, गैस धुंध आपको जैसे क्या गैस क्लाउड के बारे में चर्चा किया था निहारिका निहारिका में। तो याद रखिएगा ग्लेस क्लाउड होगा, उसके बाद आपको आदि तारा बनेगा। तो याद रखिएगा ग्लेस क्लाउड आपको कभी बनेगा जब किसी तारे का जीवन है ना, आकाश गंगा
की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन प्लस क्या है, हीलियम के बादलों के बनने की प्रक्रिया है, है ना। अब मैंने आप लोगों को उस दिन नेबुला के बारे में समझाया था, है ना, ऐसे बताया था ना यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में आगे कि आदि तारा क्या होता है, प्रोटोस्टार तारा क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा, हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, आकाशगंगा में जब हाइड्रोजन का जो बादल होगा, काफी बड़ा हो जाएगा या सघन हो जाएगा, तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया जब पूरा प्रारंभ होगा तो ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। और आपको पता है ना सभी, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रत्येक वस्तु में आपको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है जिसमें एक दूसरे को आकर्षित करता है। यहाँ तक है ना क्लियर, पहले भी चर्चा किया जा चुका है। तो एक गैसीय पिंड बन जाएगा, क्या बनेगा, गैसीय पिंड बनेगा, यहाँ तक क्लियर। हाइड्रोजन का बादल रहेगा, वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में क्या होगा, गैसीय बादल बन जाएगा, गैसीय पिंड बन जाएगा। और यही गैसीय पिंड क्या है, आपको ध्यान रखिएगा, इतना सिकुड़ने लगता है समय के बाद, क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो एक क्या होगा, सिकुड़ने के बाद आपको आदि तारा के रूप में विकसित होगा, क्या होगा, आदि तारा या प्रोटोस्टार तारा, जो प्रारंभिक तारा के रूप में हम इसे जानते हैं। तो यह तारा है ना, इतना सघन होगा, बाद में इतना सघन क्षेत्र होगा कि इसे भ्रूण तारा भी कहते हैं, भ्रूण तारा, याद रखिएगा, भ्रूण तारा इसे कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मानव जीवन चक्र के तौर पर समझाता हूँ। जब माँ के गर्भ में कोई भ्रूण होता है तो आप देखिएगा, आपको जो क्रोमोजोम है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, कुछ हो गया क्या, जो क्रोमोजोम होगा, एक छोटा सा पार्ट आपको नजर आता है, बिंदी सरसों के दाने के बराबर उसका जो आपको आकृति रहता है, कैसा रहता है, एक बिंदा की तरह रहेगा, उसके बाद ऐसे रहता है ना। तो याद रखिएगा, उसी के संदर्भ में ऐसे ये होगा। देखिए यहाँ पे एक भ्रूण सा आपको नजर आएगा, उसका संघनन होगा, एक जगह स्थापित होगा, उसका अगला क्रम में जाएगा। और देखिए फर्स्ट स्टार इसी को बोला जाता है, भ्रूण तारा इसी को बोला जाएगा। उसके 27 ईयर वर्ष बाद आपको इस तरह प्रक्रिया होगी, उसमें क्या होगा, निर्माण होगा। फिर उसके बाद और विकसित प्रक्रिया में आएगा तो और भी विकसाल होगा 62 ईयर वर्ष बाद। उसके 91 ईयर बाद क्या होगा, सेकेंड स्टार आपको जन्म लेगा। यहाँ पर 2 तारे का निर्माण आपको देखने को मिल रहा होगा, देख रहे हैं ना यहाँ पर। उसका 110 मिलियन 95 थर्ड स्टार फॉर्मेशन आपको जन्म ले रहा। और सभी स्टार का निर्माण का प्रक्रिया यही है, पहले आदि तारा होगा, आदि तारा से भ्रूण तारा बनेगा, भ्रूण तारा से क्या होगा, हम एक से अनेक तारों का निर्माण करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ 3 तारा आपको नजर आएगा, अर्थात फोर्थ स्टार फॉर्म आपको 110 वर्षों के क्रम में नजर आएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा स्लाइड आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, बात किया जाएगा, उससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। अब तारा के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, तारा क्या होता है। तो जो आदि तारा सिकुड़ेगा ना, आदि तारा जो सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद क्या होगा, याद रखिएगा, आदि तारा सिकुड़ने के बाद गैसों के बादल के परमाणुओं का परस्पर टक्कर होता है। जो परमाणु होगा बादल का, परस्पर क्या करेगा, टक्कर करेगा, है ना। बादल है, संघनन है, तो एक दूसरे से टक्कर मारेगा ना, घर्षण होगा। तो ध्यान रखिएगा, परस्पर टक्कर होने के बाद क्या होगा, परमाणुओं का टक्कर होगा यहाँ पर, अर्थात परमाणु का टक्कर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करेगा, इतना टक्कर बढ़ जाएगा, संख्या में वृद्धि हो जाएगी, क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो लगभग 1 अरब वर्ष
प्रक्रिया के बाद आपको ध्यान रखिएगा आंतरिक ताप अपरिवर्तित रूप में बढ़ जाते हैं। जो ये आंतरिक ताप देख रहे हैं यहाँ पर, एक सब पेन का कलर मैं कर देता हूँ पहले चेंज। आंतरिक जो ताप होगा, जो उस परमाणु का आंतरिक ताप होगा, जो इस परमाणु का आंतरिक ताप जो आपको आदि तारे के रूप में विकास करके आगे बढ़ेगा, उसका आंतरिक ताप इतना अधिक वृद्धि हो जाएगा कि फलतः हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन आपको हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन क्या होगा, आपको हीलियम में के नाभिक बनने लगते हैं, हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा, हीलियम नाभिक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, परमाणु तारे के निर्माण में हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होता है। यह स्टेट पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, या तो आपको ज्योग्राफी में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेगा तब अंतरिक्ष हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी यह पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस क्रम में वह इतना असीमित ऊर्जा स्रोत करेगा ना, ऊर्जा इतना बाहर निकालेगा, विमुक्त करेगा कि हम उससे है ना क्या कर सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में परमाणु संलयन करते हैं ना, वही प्रक्रिया आरंभ होती है, वहां प्रारंभ होती है। तो ध्यान रखिएगा इस क्रम में जो ताप का जो दबाव होता है, ताप और दाब का दबाव होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक तारे के रूप में जानते हैं। जो अत्यधिक ताप होता है, दाब होता है, देखते हैं ना आपको सूर्य का फॉर्मेशन देखते हो तो सूर्य आपको दूर से क्या लगता है, गोल चक्री नजर आता है ना, पर वह हमेशा क्या आता है, ज्वालामुखी विस्फोट टाइप का ना। जैसे पानी आप लोग तेल डालते हैं कढ़ाई में, तो उस पर पानी आप अगर डाल दीजिए कैसे खोलना शुरू करता है, छींटा मारता, वैसे यहाँ पर बुलबुला इसके बहुत से ज्वाइंट होते हैं। यहाँ पर कोरोना भी मैं आगे बात करूंगा सभी प्रक्रियाओं पर, यह दम धधकता हुआ गोला के रूप में रहेगा, यही अत्यधिक ताप और दाब है। और यह जो संयत रहती है वो आपको किस विधि द्वारा, संलयन अभिक्रिया द्वारा, फ्यूजन यहाँ होता है। यह आप लोगों को पहले भी प्रश्न में पूछा जा चुका है एग्जाम में। यह इतना संपीड़ित उत्पन्न करता है या इतना संतुलित होता है संलयन, अगर विखंडन होगा तो विस्फोट हो जाएगा सबको लेकर, विखंडन असीमित होता है क्या, विनाश लाता है। पर संलयन प्रक्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा अगर किसी हीलियम, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा है तो ऊर्जा विमुक्त करता है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। सेम जैसे हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं ना, प्रयोगशाला में क्या करते हैं, प्रयोगशाला में आपको यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा सूर्य से संदर्भित जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा संलयन विमुक्त जो ऊर्जा होगा कारण जो है ना, एक सेकेंड यहाँ पर कलर में चेंज कर दूं तब चीजों को अच्छे से और समझा देता हूँ, ठीक है। अब यह संलयन प्रक्रिया के बाद ध्यान रखिएगा जो भी प्रक्रिया के बाद आपको ऊर्जा विमुक्त होगी, आंतरिक दबाव उत्पन्न न होता है तो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आपको तारा या सूर्य अपने ऊपर से आधे घंटे अंदर ही सिकुड़ जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं होता, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें नहीं होता, तो क्या होता, यह जैसे ही निर्माण होता ना, वो ऐसे ही अपने में ही संपीड़ित हो जाता और विनाश हो जाता उसका। तो अब हम लोग बात करेंगे कोर के बारे में। आप देखिए कोर है, सूर्य एक तारे का सन, हम इनसाइड सन को ही मान के चल रहे, जैसे वो तारा है सभी जगह ये तारा होता वैसे ही यहाँ पर। तो पहले पिक्चर स्लाइड को खाली कर लूँ, उसके बाद चीजों को करूंगा। देखिए कोर के बारे में हम लोग चर्चा करें तो कोर क्या है, कोर सबसे आंतरिक भार होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ का ताप कितना होगा, 15 केल्विन के आसपास होगा, 15 मिलियन केल्विन के आसपास होगा। तो ध्यान रखिएगा जैसे हम उसके बाहर आते हैं, आउटर सेल में आने का प्रयास करते हैं और इसके बाहरी वातावरण पर आएंगे, तो ध्यान रखिएगा आपको ताप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, इसके कोर और उसके बाहरी डायमीटर की बात करें, तो याद रखिएगा 1391,000 किलोमीटर से लेकर आपको 864,000 माइल्स के बराबर होता है। तो समझ के देखिए इतना डायमीटर होता है आपको एक तारे का, जो औसत तारा उसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही प्रक्रिया ध्यान रखिएगा बढ़ता जाएगा, जैसे आउटर सेल में आएंगे 5800 केल्विन आपको देखने को मिलता होगा ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रिलेटिव जोन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद कंजर्वेटिव जोन देखने को मिलेगा, फोटोस्फीयर देखने को मिलेगा जो बाहरी आवरण है, उसके क्रोमोस्फीयर मिलेगा, उसके बाद जो सूर्य का सबसे बाहरी आवरण है कोरोना कहलाता है। ये कोरोना नहीं जो 2019 में आया था, ठीक ना, इसका भी नाम सूर्य के बाहरी आवरण, जहाँ तप्त ताप है, जहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर लावे टाइप का निकलता हुआ आपको तिरछा तिरछा आकृति नजर आ रहा होगा, छोटा छोटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाहरी आवरण में जो प्रकाश रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, करोना कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? किसी को दिक्कत तो बताइएगा। अब याद रखिएगा, याद क्या रखना है, इस फॉर्मेशन के बारे में अगर प्रश्न पूछे इस सूर्य के बारे में, तारे के बारे में, तो इसके अंदर क्या होता है। तत्वीय संगठन आप देखिएगा, तत्वीय संगठन अर्थात तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, पहले भी मैंने बताया था, आपको अभी भी बता रहा हूँ। हाइड्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है, याद रखिएगा 71%। उसके दूसरा याद रखना है, हीलियम होगा, हीलियम होगा ना, हीलियम कितना होगा, हीलियम आपको 27.1% होगा। नेक्स्ट होगा आपको कार्बन नाइट्रोजन, नियोन आदि कितना होगा, लगभग 1.5 के आसपास होगा। उसके बाद क्या होगा, लोह वर्ग, अर्थात हम लोग है ना, लोह वर्ग कहने का मतलब जितने लोह के हैं, Fe आयरन के जितने भी वर्ग तत्व हैं वो भी आपको यहाँ पर पाए जाएंगे, जो कितना परसेंट, 0.5% है। तो ध्यान रखिएगा 0.5%। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, नाभिकीय संलयन में भाग लेने वाले तत्व, हाइड्रोजन हीलियम तो सबसे अधिक है, पर आपको ये सब भी आपको शामिल है, तो इसलिए इसे नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। प्रश्न के जैसा नेचर रहेगा वैसे आपको पूछना, आपको आंसर देना है। मुख्य तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हीलियम होगा, और नाभिकीय संलयन, सूर्य के नाभिकीय संलयन में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या अगर पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे रक्तदानों के बारे में बात करेंगे। यह क्या होता है, रक्तदानों तारा के संदर्भ में रेड ग्लैंड क्या होता है। जैसे जैसे अब तारा कोई निर्माण ले लिया, तारा बन गया, तो ध्यान रखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक ना, इसकी स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। जो सर्किल मैंने आप लोगों को समझाया था उसे याद रखिएगा। तो जैसे जैसे हम तारे के केंद्र में जाएंगे तो ध्यान रखिएगा उसका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होगी जो संलयन कहलाती है, होगी ना, नाभिकीय संलयन होगी। तो ध्यान रखिएगा यह नाभिकीय संलयन जिस उसका क्या होगा, हाइड्रोजन आपको हीलियम परिवर्तित होता जाएगा, क्योंकि आपको क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता जाएगा। यह समान प्रक्रिया है निर्माण का, है ना। अतः कुछ समय के बाद जानते क्या होता है, कुछ समय बाद आपको इस हीलियम की प्रधानता हो जाएगी। क्या होगी, हीलियम की प्रधानता हो जाएगी, और क्या होगा, नाभिकीय जो है ना, नाभिकीय जो अभिक्रिया हो रही है, संलयन अभिक्रिया जो हो रही है, अभिक्रिया जो संलयन की अभिक्रिया हो रही है, वो क्या होगी, रुक जाएगी या बंद हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ऐसे स्थिति में क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया जब रुक जाएगी तो क्या होगा कि ऐसे स्थिति के बाद जब कोर पर दबाव होगा, इस कोर पर, सेंट्रल जो कोर कहलाता है ना, कोर या क्रोड हम लोग जिसे बोलते हैं, या कोर CORE कोर जिसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा उसको, है ना, उस पर दबाव होगा क्योंकि ऊर्जा चाहिए। तो ये दबाव में क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगेगा तो क्या होगा, यही वह सूर्य का जो प्रक्रिया जो मैं चक्र बताया था, लास्ट में ब्लैक होल आएगा ना, उसी तरह समझिएगा। उससे पहले इतना वो दबाव के तहत लाल हो जाएगा जिसकी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, जब ऊर्जा विघटन तीव्रता घट जाती है तो यह लाल हो जाता अधिक दबाव में। जैसे आप लोहे को देखिएगा, लोहा जब गर्म किया जाता है, गर्म करने के प्रक्रिया में है ना, एक ऐसा सीमा आता है जहां पर वो लाल हो जाएगा, लाल होता है ना, पर जैसे हम उसको लोहे को गर्म करने की प्रक्रिया समाप्त करते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो कुछ समय तक वो लालिमा लिए हुए रहेगा। तो ध्यान रखिएगा उस लालिमा के क्रम में अगर उस पर हम चोट करते हैं तो क्या होगा, उसका विस्फोट यानी उसका आकार परिवर्तित होता है ना। तो सेम लाल रक्त दानों जो ग्रह तारे हैं वो भी क्या करेगा, अपना आकार बदलेगा, आकार प्रकृति बदलती है जिसमें रंग भी बदलता है।
तो ध्यान रखिएगा, रंग जब बदलेगा तो क्या होगा, आपको यह रंग बदलकर लाल आपको तृप्त नजर आएगा तारे में। तो ध्यान रखिएगा, बस जोड़ के अब इसी प्रक्रिया को मत समझ जाइएगा, बस मैं समझाने के लिए फॉर्मेशन बताया हूँ। पर यहाँ पर क्या होगा, लाल होगा, इतना तप्त हो जाएगा दबाव के प्रभाव में कि यह लाल हो जाएगा। अब इसके बारे में ध्यान रखिए, कुछ विद्वानों के द्वारा कथन कहा गया है जो आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए, इस लाल ज्वाइंट में पहुंचने के लिए, लाल चरण में पहुंचने के लिए तारों को कुछ गुजरना पड़ता है प्रक्रिया से। तो क्या होगा, इस प्रक्रिया में पहुंचने के लिए उसे सबसे पहले जो तारे का निर्माण हुआ, तारे का भविष्य तभी तय होगा कि यह कितना लाल रक्त होगा, यह तभी तय होगा कि उसका है ना प्रारंभिक दबाव क्या रहा है, प्रारंभिक द्रव्यमान, प्रारंभिक, याद रखिएगा, प्रारंभिक द्रव्यमान कितना रहा है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक द्रव्यमान पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है। अब जो प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो भारतीय है, चंद्रशेखर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह कौन बताएगा कि प्रारंभिक द्रव्यमान है क्या, कोई अभी तक नहीं बताया था। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर के द्वारा क्या बताया गया कि 1.44 आपको सौर द्रव्यमान क्या है, आपको रार रक्त सीमा कहा गया। रार रक्त जो है आपको सौर द्रव्यमान है, और श्वेत बोने व्हाइट ड्वार्फ के द्रव्यमान से ऊपरी सीमा है, अर्थात जो हम व्हाइट ड्वार्फ अभी आगे पढ़ेंगे उससे ऊपर की सीमा है जहां पर तारे इतने रक्त हो जाएंगे। और इस सीमा के बाद ध्यान रखिएगा, श्वेत वामन और अनंत काला बोना में परिवर्तित हो जाएंगे, और उसके बाद आगे प्रक्रिया क्या होगी, आगे ब्लैक होल का निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रेड ज्वाइंट के बारे में चंद्रशेखर ने इस जो सीमा की बात की ना, 1.44 सौर द्रव्यमान, यही चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है, चंद्रशेखर सीमा। और आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि चंद्रशेखर सीमा कितनी है, तो ये याद रखिएगा। इनको आपको भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, ये अमेरिकी खगोल विज्ञान थे, अर्थात इनका ओरिजिन भारत में, पर जाके आपको अमेरिकी में निवास करते थे, अमेरिका में। तो ध्यान रखिएगा, आपको यह चंद्रशेखर सीमा जो कहा गया, यह आपको स्थिति बताता है। अब ये जो चंद्रशेखर सीमा के बाद हम लोग क्या बन जाएंगे, जो तारा क्या होगा, या तो क्या हो जाएगा, या तो श्वेत वामन बन जाएगा, या तो बोना तारा बन जाएगा। और उसके आगे क्या प्रक्रिया होगी, न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। न्यूट्रॉन तारा के बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन तारा के बाद आपको सुपरनोवा बन जाएगा। सुपरनोवा के बाद वो सुपरनोवा पहले बनेगा, उसके बाद न्यूट्रॉन बनेगा, कभी कभी हो जाता है, सुपरनोवा बनेगा, उसके बाद न्यूट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन के अगला क्रम जो तारा होगा वो ब्लैक होल बनेगा। तो ये आपको क्या करना है, क्रम भी याद रखना है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि चंद्रशेखर सीमा के बाद किसी तारे का क्रम क्या होगा, तो आपको यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। या कौन सी स्थिति घटेगी, तो श्वेत वामन या तो सुपर बोना तारा बनेगा, श्वेत या बोना तारा बनेगा, उसके सुपरनोवा की स्थिति होगी, जो मैंने आप लोगों को चित्र में दिखाया था पहले सर्किल में। तो याद रखिए, या उसके बाद फिर न्यूट्रॉन तारा बनेगी, उसके ब्लैक होल होगी। तो यहाँ से समाप्त हो जाएगा तारे का जीवन चक्र। यहाँ तक क्लियर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो बताइएगा। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक श्वेत वामन तारा का व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, जो बताया गया ना पहले, श्वेत या तो बोना तारा बनेगा, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जब लाल जो रक्त आपको दानव तारा है, अर्थात रेड ज्वाइंट जो तारा हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं, या हम लोग आरजी इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आरजी जब क्या होगा, आरजी आपको का द्रव्यमान जो होगा, इसका द्रव्यमान आरजी का द्रव्यमान, ध्यान रखिए, आरजी का द्रव्यमान हमारे क्या होगा, सूर्य जो हमारा सूर्य होगा, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर क्या होगा, के द्रव्यमान के या तो बराबर या तो कम हो जाएगा। यही फॉर्मेशन हम लोग बना सकते हैं ना। मान लीजिए हमारा द्रव्यमान 10 है सूर्य का, और किसी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो
यही फॉर्मेट आएगा, कम होगा यानी हमारा द्रव्यमान अधिक है, तो फॉर्मेशन याद रखिएगा, या तो बराबर होगा या तो आपको कम होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसका जो बाह्य कवच होगा, जो उस तारे का जो कवच होगा, कौन, बाह्य कवच, याद रखिएगा बाह्य कवच। उस बाह्य कवच में आपको जो कवच है प्रसारित होकर क्या होगा, अनंत अनंत क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जो कवच होगा लुप्त हो जाएगा क्योंकि संपीड़न स्थापित होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बचा हुआ जो क्रोड जो शेष रह जाएगा, कुछ भाग तो बचा ही रहेगा ना, जो शेष क्रोड भाग होगा तारे का, वो क्या होगा, धीरे धीरे संकुचित होकर संपीड़ित अत्यधिक घनत्व निर्माण कर देगा, अत्यधिक घनत्व का निर्माण करेगा, और यह एक द्रव्यमान गोले के रूप में निर्माण हो जाएगा, गोला बन जाएगा। अत्यधिक संपीड़न के बाद आप लोगों को पता है, किसी वस्तु को इतना गर्म कर दिया जाए कि वो गल जाए और उसके बाद उसका आकार प्राप्त करना चाहे, तो ये छोटे से तप्त गोले के रूप में प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके इस स्थिति में अगर वो पहुंचता है तो यह बहुत ही अत्यधिक ताप में होगा, अत्यधिक क्या होगा, अत्यधिक ताप बढ़ जाएगा। घनत्व जब बढ़ेगा तो आपको ताप भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जिसके बाद क्या होता है, एक हीलियम जो होगा, एक हीलियम, हीलियम याद रखिएगा, हीलियम जो नाभिक होगा संलित होकर कार्बन जैसे, अब ध्यान रखिएगा, यह संलित होकर आपको क्या होगा, संलयन की प्रक्रिया यहाँ भी होगी, अर्थात यहाँ हीलियम की संलयन होगा। पहले हाइड्रोजन का संलयन हो रहा था ना, अब यहाँ हीलियम का संलयन होकर क्या करेगा, कार्बन जैसे तत्वों का निर्माण करेगा। क्या करेगा, कार्बन जैसे तत्वों को परिवर्तित हो जाएगा या निर्माण कर देगा। इसी प्रक्रिया को वह क्या कहा जाता है, हीलियम के संलयन के बाद जो प्रक्रिया उत्पन्न होगी, जो स्थिति होगी, उसे हम लोग व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन कहते हैं। तो यह ऐसा स्थिति होगा ना, पूरा व्हाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसका ओरा भी देखिए, व्हाइट आपको नजर आएगा ओरा। तो ध्यान रखिएगा, यह आपको प्रश्न पूछ सकता है, श्वेत वामन की प्रक्रिया, व्हाइट ड्वार्फ की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी। हीलियम के संलयन प्रक्रिया के बाद जो कार्बन उत्सर्जन होगा, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत आमन की स्थिति कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसका पता सबसे पहले कौन लगाया इस श्वेत वामन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। संरचना क्या है, कैसे, अर्थात इस आकृति का जो चक्र है कौन बताया कि यहाँ ऐसा फॉर्मेशन पहुंचेगा। तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम याद रखिएगा, RH आपको फाउबर, क्या है, फाउबर। तो फाबर इनके द्वारा बताया गया था श्वेत वामन की प्रक्रिया। और याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न राजस्थान पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो किसी भी पीसीएस में कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग को ध्यान में रखना है, चीजों को कवर करना है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा आप लोग। और क्लास कैसा लग रहा है, किस तरीके से आप लोग को समझाया जा रहा है, अगर आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि कैसे चीज़ों को बताया जा रहा है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, अब हम उसके बाद काला बोना तारा के बारे में बात करेंगे। काला बोना तारा क्या है, इसे याद रखिएगा कि जब हम श्वेत वामन तारा की बात कर चुके हैं, श्वेत वामन तारा की बात हो चुका, व्हाइट ड्वार्फ की बात हो चुका, उसके बाद की प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, यह एक जीवाश्म तारा होता है। ध्यान रखिएगा, जीवाश्म। क्यों होगा जीवाश्म तारा, क्योंकि कार्बन का पार्ट होता है। याद रखिएगा, कार्बन, और जिसमें कार्बन होगा वो जीवाश्म के संदर्भ में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, जीवाश्म तारा को, व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। क्यों, कारण है उसके पीछे आपको आपको कार्बन। अब ध्यान रखिएगा, इस तारे में, याद रखिएगा, इस तारे में क्या होगा, इस तारे के क्रोड में एक समय अंतराल के बाद क्या होगा, समय अंतराल के बाद क्रोड, क्या में क्रोड जो इसका होगा, आंतरिक भाग जो होगा, ध्यान रखिएगा, वह हीलियम की प्रक्रिया जो है, जो हीलियम संलयित होकर कार्बन का निर्माण कर रहा है,
हीलियम क्या होगा, हीलियम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा। बहुत वर्ष लगता है यहाँ पर, 1-2 दिन का कार्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस प्रक्रिया में क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं ना होगा, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया के बाद क्या होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, तो शीतल होकर संघनन काला बोना बन जाएगा, तारा बन जाएगा। अब शीतल होने लगेगा, जब ऊर्जा ही नहीं है तो क्या होगा, ठंड पड़ने लगेगा, शीतलन होने लगेगा उसमें, उसके बाद यह काला बोना तारा बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये काला बोना तारा है, अंदर का पार्ट क्या है आपको काला हो जाएगा, पर बाहर अभी भी उसमें प्रकाश के दम रहेंगे, पर कोर क्या होगा आपको शीतल के ठंडा हो जाएगा। उसके बाद कुछ समय के बाद ध्यान रखिएगा, यह श्वेत वामन तारा है ना, धीरे धीरे काला वामन बन जाएगा और लुप्त होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट एक चीज, ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, आगे आने वाले कुछ समय बाद वो सुपरनोवा के संदर्भ में भी ध्यान रखिएगा, बातें होंगी। अब याद रखिएगा, काला बोना जो तारा होगा अर्थात ब्लैक बी डी, याद रखिएगा बी डी बड़ा, याद रखिएगा कृष्ण वैभव, अर्थात जो कृष्ण वैभव वीवर हम लोग जो बात किए अभी, जिसके बारे में आपको रेक्ट रेड ज्वाइंट के बारे में जो हम लोग बात किए थे, आर डी, याद रखिएगा आर डी, या काले छिद्र ब्लैक होल, या ब्लैक होल बी एच से भिन्न है। अब इसको क्या करना है, ये नहीं समझ लेना है कि यह काला हो गया अंदर, तो यह ब्लैक होल है। यहाँ बाहर प्रकाश है, ध्यान रखिएगा, पर ज्वाइंट इसके कोर में है ना, प्रकाश नहीं है, अर्थात ऊर्जा उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिए, इससे भिन्न है। अब ब्लैक स्पॉट देख के ये मत समझ लीजिएगा कि जो कृष्ण विवर प्रक्रिया है और उसके बाद जो अगला प्रक्रिया आता है ब्लैक होल, वो दोनों एक जैसा है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको सेम नहीं समझिएगा, ठीक ना। इसलिए मैं अभी कवर कर दे रहा हूँ। अब जब हम ब्लैक ड्वार्फ की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, वहां पर कुछ चीजों के संदर्भ में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। सुपरनोवा से पहले एक सेकंड इसी स्लाइड में कवर कर देता हूं। चलिए, इसी को करके आज क्लास खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट कल बात हम लोग करेंगे। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, इस समय जो यह स्थिति होगा, जो आपको चंद्रशेखर सीमा दो जो बताया गया था 144, आपको सौर्य जो द्रव्यमान जो बताया गया था, है ना, द्रव्यमान जो बताया गया था, इससे न कई गुना ये बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो याद रखना है, कई गुना बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको इसमें आपको स्थिति ऐसा आ जाएगा कि प्रलय आ जाएगा, प्रलय या एक दूसरे का समाप्ति या शुरू कर देगा अंदर कोर भाग में। तो याद रखिएगा, ऐसे द्रव्यमान के तारे को, अर्थात ऐसा जो द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान वाले तारे को, याद रखिएगा द्रव्यमान वाले तारे को की अधिकता क्या होगा, याद रखिएगा सुपरनोवा, या हम न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा नहीं कहते, न्यूट्रॉन तारा की अवस्था से गुजरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है यहाँ से, या हम लोग इसको कृष्ण विवर भी बोलते हैं, कृष्ण विवर परियोजना, जिसमें चंद्रशेखर की सीमा बताई गई थी, कृष्ण विवर प्रक्रिया से गुजरना होता, और ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो सुपरनोवा की स्थिति देखने को मिलती है। तो सुपरनोवा की क्लासेस कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हॉकिंस का विचार क्या है आपको ब्लैक होल के संदर्भ में। तो हम इसके संदर्भ में कल चर्चा करेंगे, कल एक और क्लास हो जाएगी, क्योंकि यह लंबा विस्तृत है, अच्छे से समझने की जरूरत है, कोर्स को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, कोर्स तो कभी भी कंप्लीट हो जाएगा, पर जब आप समझ जाइएगा तो और भी बेहतर तरीके से कभी भी दूसरे मटेरियल पर आप डिपेंड नहीं होइएगा। तो वेट एंड वॉच करके क्या करना, चीज़ों को कवर करना है, ठीक ना, याद रखिएगा, वेट एंड वॉच चीज़ों को कवर करना है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अपने दोस्तों के साथ हमें टैग कीजिए और बताइए, युक्ति आईएएस एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आया आप लोगों के लिए, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा रहा है
और बेहतर तरीके करने का दिन प्रतिदिन आप लोगों को चीज़ें। और एक नई सूचना, हम लोग जल्द ही मार्केट में आने वाले हैं, क्या नई बुक लेकर आप लोगों को चीज़ें, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हो सकता है आपको अगस्त सितंबर के बीच में, मिड में अगस्त और सितंबर के मिड में बुक्स हमारी आने लगे। आपको करेंट अफेयर्स की बुक आएगी और आपको टेस्ट सीरीज़ की। तो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, देखिए कब तक यह प्रारंभ होगा। इसी के लिए मैं